गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग, देश की कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, सारे के सारे विषय, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको निःशुल्क भाव से, निस्वार्थ भाव से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप सभी का भी दायित्व बनता है प्यारे बच्चों, आप भी हमारे साथ निस्वार्थ भाव से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और फटाफट से मेरे साथ जुड़ जाएं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, कुछ एक बच्चे जुड़ चुके हैं, कुछ एक बच्चे जुड़ने वाले हैं। तो फटाफट से आप सारे के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और हम एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है बच्चों कि पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। पॉलिटी के 20 से 22 क्लासेस हो चुकी हैं, क्योंकि पॉलिटी हम बहुत ही डीपली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं बच्चों। और 20 से 22 क्लास हो चुकी हैं और अभी तक हमने संविधान के स्रोत टॉपिक तक पढ़ लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, संविधान के स्रोत स्पेशल क्लास भी हमने कर ली है। स्पेशल क्लास की बात करें तो उसमें कुछ स्पेशल बातें बताई गई थी और कुछ बढ़िया महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, वो संविधान के अंतर्गत भाग, उनसे रिलेटेड अनुच्छेद हो गए और किस भाग का क्या विषय है प्यारे बच्चों, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, आज कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ हम बात करेंगे अनुसूचियों की, कि भारत के संविधान में आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि टोटल अनुसूची शुरुआत में 8 हुआ करती थी, शुरुआत में 8 हुआ करती थी जब संविधान लागू हुआ। लेकिन आज की बात कर लें, वर्तमान की बात करें तो आप सभी को पता है कितनी है प्यारे बच्चों, 12। कितनी है? 12। तो आप सबको पता है कि 4 अनुसूचियां इसका मतलब बाद में ऐड हुई होंगी। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, बिल्कुल सही समझा। 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं प्यारे बच्चों, और ये 4 की 4 ऐसी अनुसूची हैं जो संशोधन करके जोड़ी गई हैं। तो यहां से आपको ये भी पता लग जाता है कि संविधान में हम चीजें जोड़ भी सकते हैं, संविधान के अंतर्गत संशोधन भी कर सकते हैं। तो चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बताऊंगा, कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी बताऊंगा। जो अनुच्छेद हमको पढ़ने हैं, जिन अनुच्छेदों को हमें मेनली पढ़ना है, जिन पर हमें फोकस करना ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आपको बताऊंगा कि वो तो हमें मैंडेटरी पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो आपको दिख रहा है। आज का जो अपना टॉपिक है वो आप सभी बच्चों को दिख रहा है, भारतीय संविधान के भाग, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियों पर एक नजर। देखिए, यहां पर एक नजर दिख रहा है, लेकिन हम नजर बहुत सारी डालेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि एक नजर से हमें ये चीजें याद नहीं होंगी, ये चीजें हमें एक नजर से याद नहीं होंगी। जब हम इन्हें एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक बार और वीडियो देख लेंगे, फिर हम और आप एक बार में ही इन चीजों को याद कर सकते हैं। अनुसूचियों के मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो। बहुत ही नॉर्मल है प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत ही आसानी से आप सभी लोग इनको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए, बिना कोई देरी किए हुए आज हम बात करते हैं संविधान के भाग। अब देखिए, मैं आपको पहले यहां पर बता देता हूं प्यारे बच्चों कि जो हमारा संविधान है, हमारा जो संविधान है प्यारे बच्चों, उसके अंतर्गत भाग कितने हैं, ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं और अनुसूची कितनी है। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्या कंडीशन है इन सभी की और शुरुआत में क्या कंडीशन हुआ करती थी। अगर भाग की बात करें तो इन्हें हम इंग्लिश में पार्ट कहेंगे, इन्हें हम इंग्लिश में आर्टिकल कहेंगे और इन्हें हम इंग्लिश में शेड्यूल कहेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, आप एक चीज पर फोकस करना कि अगर हम बात करें, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ प्यारे बच्चों, लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, इसका मतलब मेरा ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को क्या कंडीशन थी। और अगर मैं बात करूं वर्तमान की, प्रेजेंट टाइम की, कि प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, ये चीज हमें क्या करनी है, याद करनी है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 26 जनवरी 1950 को जो भाग थे उनकी संख्या हुआ करती थी प्यारे बच्चों 22।
अनुच्छेदों की बात करूं मैं प्यारे बच्चों तो उनकी संख्या हुआ करती थी 395 और अनुसूचियों की बात करूं प्यारे बच्चों तो अनुसूची कितनी हुआ करती थी उस समय 8। ठीक है, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये कब का है? 26 जनवरी 1950 का है। ये चीज जो आप देख रहे हो ना ये कब की है? 26 जनवरी 1950 की। इसका मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा जब लागू हुआ, संविधान जब हमारा लागू हुआ और आप मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया, एडॉप्ट किया गया, उस समय कितने अनुच्छेद लागू हुए? तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दें कि सर 16 अनुच्छेद लागू हुए। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कुछ एक लोग बताते हैं 15, वो बिल्कुल गलत है। ये आप याद रखना कि कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। और बचे कुचे जो अनुच्छेद थे प्यारे बच्चों वो कब लागू हुए? तो पूर्णतः जो संविधान था, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ, अपना आंसर होगा सर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, ये तो बात हो गई प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950 तक की। आज की मैं बात करूं वर्तमान की तो देखिए वर्तमान में जो भाग हैं उनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो अपना आंसर होगा कि सर 25 है। देखिए अगर हम गणना के हिसाब से देख लें, अगर हम गणना के हिसाब से देख लें तो एक्चुअल पार्ट तो आज भी कितने हैं? 22 ही हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इनमें 3 और जोड़े जा चुके हैं और वो 3 कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों? एक है 4A, एक कौन सा है? 4A, जिसे हम हिंदी में कहेंगे का। 4 का जोड़ा गया है, 9A मतलब 9 का जोड़ा गया है और 14A मतलब 14 का जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए इंग्लिश में इसमें A बताया जाता है और हिंदी में इसको का से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और हिंदी में उसे हम का से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं का दिख रहा है और ए दिख रहा है तो वो बात वही है। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल की बात करें, वास्तविक की बात करें तो वो आज भी कितने हैं बच्चों? 22 ही है। आज भी कितने हैं? 22 ही हैं, 22 हैं, लेकिन 3 और जोड़े गए हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग हैं, गणना की दृष्टि से अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर होगा 25 हैं। वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। अगर आपसे पूछता है कि कुल कितने अनुच्छेद हैं, सॉरी, अगर आपसे पूछता है कि कुल कितने भाग, कुल कितने भाग हैं, अगर आपसे पूछता है तो आपका आंसर क्या होगा? वास्तविक, या फिर पूछ लेता है मूल कितने भाग हैं। ठीक है, तो मूल भागों की संख्या तो आज भी प्यारे बच्चों कितनी है? 22 ही है, लेकिन 3 और ऐड कर दिए गए हैं, 3 और जोड़ दिए गए हैं, तो उनके साथ कितनी हो जाती है? 25। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेदों की कि अनुच्छेद कितने हैं। तो देखिए ये भी चीज आपको याद रखनी है कि मूल अनुच्छेदों की संख्या, मूल अनुच्छेद तो आज भी कितने हैं? 395 ही हैं प्यारे बच्चों, लेकिन उनमें क्या किया गया है? और अनुच्छेद जोड़ दिए गए। जिस तरीके से यहां पर ये आपको दिख रहा है 4A, 9A, 14A, ऐसे ही क्या जोड़े गए हैं? अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 467 से भी अधिक। देखिए 467 से भी ज्यादा क्या हो चुके हैं? अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी मूल की बात करें तो मूल कितने हैं? 395। मूल कितने हैं? 395 हैं, लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखें, गणना की दृष्टि से देखें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 467। गणना की दृष्टि से अगर आप देखते हो तो आपका आंसर क्या होगा? 467। क्या होगा? 467। ठीक है, और अनुसूचियों की मैं बात करूं तो अनुसूची कितनी है प्यारे बच्चों? 12। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। किसके थ्रू? तो अपना आंसर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, संविधान संशोधनों के द्वारा।
मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 4 संविधान संशोधनों के द्वारा 4 अन्य अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं। तो ये जो रेशियो आपको दिख रहा है, ये चीज आपको यहां तक क्लियर होनी चाहिए कि सर 26 जनवरी 1950 को तो ये कंडीशन थी और वर्तमान में ये कंडीशन है। तो आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आज 25 क्यों कहते हैं, 467 क्यों कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, मूल भाग तो आज भी 22 हैं, लेकिन गणना की दृष्टि से 25 हैं, क्योंकि 3 और ऐड हुए हैं। वो 3 कौन कौन से आपको दिख रहा है, 4A, 9A और 14A, ठीक है, 4 का, 9 का और 14 का, ठीक है। और यहां पर अनुच्छेद 395 गणना की दृष्टि से अगर देखते हैं तो कितना हो जाता है, 467, 467 हो जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आपसे मूल पूछता है तो आपका आंसर होगा 395 और गणना की दृष्टि से पूछता है तो 467 होगा। और अनुसूचियों की संख्या आपको दिख रही है प्यारे बच्चों, कितनी है, 12। यहां पर 8 हुआ करती थी, यहां पर 12। ये मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से संविधान संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। ये मैं आपका डाउट बिल्कुल क्लियर करूंगा, किस किस संशोधन के द्वारा और कब कब ये अनुसूचियां जुड़ी, वो सारी चीजें हम जानेंगे। अब चलिए हम चलते हैं भागों के ऊपर। तो देखिए, आपको एक टेबल बनानी है प्यारे बच्चों, आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। ये आपसे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान, भारतीय जो संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है प्यारे बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, एक नजर में भारतीय संविधान पर एक नजर हम डालेंगे। एक नजर का मतलब यह होगा प्यारे बच्चों कि जो संविधान है और संविधान के जो भाग हैं और उनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो आपको यहां दिख रहे हैं। देखो, ये बहुत ही ध्यान से सुनना, ये बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों कि ये कैसे कैसे और क्या क्या। देखो, आपको दिख रहा है जो संविधान का भाग नंबर 1 है, संविधान का जो भाग नंबर 1 है वो बात करता है किसकी, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की। मतलब ये कह रहा है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं तो ये बात कर रहा है कि संघ होगा और उसके क्या होंगे, राज्य क्षेत्र होंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब ये हुआ कि भारत या इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो देखिए यहां पर आप एक शब्द देख रहे हैं, सेल। सेल का मतलब हो गया निश्चित। सेल का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि उसने एक एरिया डिफाइन कर दिया। सेल का मतलब होगा अगर यहाँ पर विल होता, अगर यहाँ पर विल होता तो चीजें क्या होती प्यारे बच्चों, निश्चित नहीं होती। लेकिन यहाँ पर सेल आया है, सेल का मतलब क्या होता है, निश्चित है वो चीज एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है, भारत, अगर हम बात करें इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। जैसे कि मैं यूएसए की बात कर लूं, अमेरिका की बात कर लूं बच्चों, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर जस्ट क्या है, उल्टा है। हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत की बात करें तो भारत किससे बना है, राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, अब जस्ट उल्टा हम बात करें कि अमेरिका का, तो अमेरिका का संविधान क्या कहता है, अमेरिका का अनुच्छेद नंबर इसका जस्ट अपोजिट बात करता है, इसके जस्ट उल्टी बात करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों कि जो भाग नंबर 1 है, जो भाग नंबर 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को डिफाइन करता है। तो ये चीज आप याद रखें, इनमें से जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, महत्वपूर्ण भाग हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाग नंबर 1 के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है, भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, भारत या फिर इंडिया जो है वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी कोई एरिया है, जो भी कोई क्षेत्र है जो भारत की सीमा से बाहर है
और उसे अगर भारत में मिलाना है, भारत में मर्ज करना है, तो वहां पर अनुच्छेद नंबर 2 काम करेगा। 3 की बात करें तो 3 क्या कहता है प्यारे बच्चों? 3 कहता है कि भारत की बाउंड्री के भीतर, भारत की सीमा के भीतर, भारत की बाउंड्री के भीतर अगर किसी राज्य में से 2 राज्य बनाने हैं, किसी राज्य की सीमा डिफाइन करनी हो, किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी भी राज्य का दर्जा समाप्त करना हो, तो वहां पर आर्टिकल नंबर 3 काम करता है। और 4 की बात करें तो वो ये कहता है कि अगर राज्य बनाना है, जब अनुच्छेद नंबर 2 और अनुच्छेद नंबर 3 का प्रयोग होगा, तो वहां पर प्यारे बच्चों संविधान संशोधन की जो जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर क्या चाहिए? नॉमिनल मेजॉरिटी। वहां पर क्या चाहिए? नाम मात्र का बहुमत। वहां पर क्या चाहिए प्यारे बच्चों? नाम मात्र का बहुमत। और नाम मात्र का बहुमत क्या होता है प्यारे बच्चों? 50+1। क्या होता है नाम मात्र का बहुमत? 50+1। और ये भी बताया जाता है प्यारे बच्चों कि राज्यों से संबंधित जो संशोधन होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई अगर राज्य बनाना है तो उससे रिलेटेड कोई संशोधन ही हो, वो साधारण बहुमत के द्वारा उस विधेयक को, उस बिल को पास कर दिया जाता है। ऐसा मैंडेटरी नहीं होता और उन्हें संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता। ऐसे कोई भी संशोधन जो नए राज्य बनाने के लिए हो रहे हैं, राज्य की बाउंड्री चेंज करने के लिए हो रहे हैं, राज्य की बाउंड्री डिफाइन करने के लिए हो रहे हैं, राज्य का नाम बदलने के लिए हो रहे हैं, उन्हें संविधान संशोधनों में काउंट नहीं किया जाता। ये चीज भी आप याद रखें, ठीक है। तो चलिए भाग नंबर 1 आपका क्लियर होगा। और जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में इन चारों आर्टिकल्स का यूज मतलब कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे भारत में राज्य बने, कौन कौन से राज्य किस किस में से अलग हुए, कब कब भारत में राज्य बने, कौन कौन से आयोग बने, राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, राज्य भाषा के आधार पर बने या फिर धर्म के आधार पर बने या फिर किस तरीके से बने, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। और वो मैं कब पढ़ाऊंगा आपको प्यारे बच्चों? जब अपन ये चीजें क्लियर कर लेंगे तो फिर आगे इन्हीं भागों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्हीं भागों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन और अच्छे तरीके से हम इन भागों को पढ़ेंगे। अब देखिए भाग नंबर 2 की मैं बात कर लूं तो ये बात करता है सिटीजनशिप की, मतलब नागरिकता की। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों? नागरिकता की बात कर रहा है। और आपको दिख रहा है कि 5 से लेकर अनुच्छेद 11, आपको क्या दिख रहा है? अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर अनुच्छेद नंबर 11 तक भाग 2 काम कर रहा है, ठीक है। 3 भाग की मैं बात करूं तो मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, गांठ बांध लो, इसको याद करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम बात करें किसकी प्यारे बच्चों? फंडामेंटल राइट्स। अगर हम बात करें किसकी? फंडामेंटल राइट्स की, ठीक है। तो फटाफट से आंसर दो मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट में फटाफट से लिख दो कि कुल कितने फंडामेंटल राइट हैं, फटाफट से बता दो। देखिए बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो यहां पर देखो फंडामेंटल राइट कुल कितने हैं प्यारे बच्चों? आंसर होगा अपना 6। कितने हैं? 6। देखिए वर्तमान में फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो अपना आंसर होगा सर 6 है। इसका मतलब ये हुआ जब हमने वर्तमान शब्द यूज कर लिया, जब आपको ये समझ में आ जाए कि सर वर्तमान शब्द यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इससे पहले संख्या कुछ और भी रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले संख्या कुछ और भी रही होगी। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने बच्चों, बिल्कुल सही सोचा। तो पहले इन फंडामेंटल राइट की संख्या कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 7 हुआ करती थी। और एक राइट था प्यारे बच्चों, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया प्यारे बच्चों? हटा दिया, अधिकारों की श्रेणी से, अधिकारों की कैटेगरी से हटा दिया। मैं आपको यह बताऊंगा कि क्यों हटाया गया, ऐसा क्या हुआ कि अनुच्छेद नंबर 31 को, आर्टिकल नंबर 31 को फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया। वो मैं आपको सारे के सारे डिस्प्यूट्स जितने भी क्या हुए हैं, वाद हुए हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हुए संविधान को लेकर, संविधान की प्रस्तावना को लेकर, संविधान के किसी भी भाग को लेकर, वो सारे के सारे डिस्प्यूट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पॉलिटी
वहां पर समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखें कि संपत्ति का अधिकार, लोग आपको बता तो देते हैं कि संपत्ति का अधिकार हटा दिया है, सबको पता है, सबको पता है संपत्ति का अधिकार हटा दिया किसके द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ कब, 1978 में, 1978 के अंतर्गत। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि क्यों हटाया, कारण क्या था हटाने के पीछे, क्यों हटाया गया संपत्ति का अधिकार, ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हटाया गया। लेकिन कब हम जानेंगे सारी की सारी चीजें प्यारे बच्चों, जब हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट पार्ट नंबर 3 को हम अच्छे से पढ़ेंगे पूरी तरह से। इसके 12 से 35 जो आर्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 भी हम कवर करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। चलिए अब हम देखते हैं भाग नंबर 4, आपको दिख रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इनको हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या कहते हैं, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो देखो, मौलिक अधिकारों की बात कर लें और डीपीएसपी की बात कर लें, ठीक है, दोनों ही चीजें प्यारे बच्चों क्या है, अलग है। क्योंकि देखो, अगर मौलिक अधिकारों की, अगर आपके किसी भी अधिकार का, आपके किसी राइट का हनन होता है, शोषण होता है, तो आप कहां जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो, सीधा सर्वोच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। देखिए ये चीज याद रखना कि मौलिक अधिकारों का, अगर आपके किसी भी राइट का, किसी भी मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का हनन होता है, शोषण होता है, तो आप सीधे के सीधे कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, डीपीएसपी का हनन होता है, शोषण होता है, तो इनके लिए प्यारे बच्चों हम किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते, ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ना ही हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, बाकी इनके बीच में भी कई सारे बात हैं, मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं और डीपीएसपी से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हुए हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको डीपीएसपी और नीति निदेशक तत्व या फिर कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका आर्टिकल आपको दिख रहा है 36 से 51। ठीक है, और देखो एक चीज और याद रखना, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पर मैं रेड पेन से निशान लगा दूंगा, वो आपको याद करने ही करने हैं, वो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि वहां से एग्जाम के भीतर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला हमें क्या दिख रहा है, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, हम फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, और ये 4A के अंतर्गत आती हैं, या फिर हम कह सकते हैं 51A। अब आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे, और जो भी आप एग्जाम देंगे, ये भाग आपसे 100% पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को एग्जामिनर कंफ्यूज कर लेता है, कहां, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच। कहां कंफ्यूज कर लेता है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच कंफ्यूज कर लेता है, और वो यहां पर आपसे दोनों का क्या पूछता है, सबसे पहले तो भाग ही पूछ लेता है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं, या फिर किस भाग के अंतर्गत वर्णित हैं। तो आपका आंसर मूल कर्तव्य अगर पूछता है तो क्या होगा, 4A, और मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछता है तो आंसर क्या होगा, 3। तो ये दोनों चीजें क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है। ठीक है, मूल अधिकारों की संख्या 6 है और मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 6 है, और मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 11 है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि सर ये तो 4A है, इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया होगा। बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, बिल्कुल एकदम सही पकड़े हो तुम लोग, बिल्कुल सही पकड़े हो कि ये बाद में जोड़ा गया। और कब जोड़ा गया, तो आपने एक संशोधन का नाम सुना होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, क्योंकि जितना बड़ा भारतीय संविधान है उससे थोड़ा बहुत ही छोटा है कौन, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ। बड़ा ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट ये माना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों इतना समझ में आ गया होगा। तो आप फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि फंडामेंटल राइट
अलग चीज है, वो अलग भाग में आता है, और फंडामेंटल ड्यूटी अलग चीज है, वो अलग भाग के अंतर्गत आता है। चलिए अब आपको दिख रहा है भाग नंबर 5, ठीक है, संघ सरकार हम कह सकते हैं। इसके अंदर बात करते हैं हम किसकी, यूनियन की, द यूनियन की बात करेंगे, संघ की बात करेंगे, जो कि 52 से 151 तक काम करता है, अप्रोक्स 100 आर्टिकल। देखिए अप्रोक्स 100 अनुच्छेद इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अब देखो इसके जो चैप्टर है भाग नंबर 5 के जो चैप्टर हैं, जैसे कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट अध्याय है, उसमें क्या है प्यारे बच्चों, कार्यपालिका। कार्यपालिका की मैं बात करूं तो कार्यपालिका आपको दिख रहा है 52 से लेकर 78 तक आती है, 52 टू 78। अब देखो इसमें कौन कौन होंगे, इसमें राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कैग होंगे, अटॉर्नी जनरल होंगे। तो ये सब कहा जाते हैं प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा है कार्यपालिका के अंदर। आप सभी को पता है भारत के अंतर्गत जो शासन होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है, कार्यपालिका, उसके बाद अगर हम बात करें तो विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है, विधायिका जिसको हम व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको प्यारे बच्चों याद रखनी है। तो देखिए कार्यपालिका की बात करें तो 52 से लेकर 78 तक, क्योंकि 52 में आप सभी को पता है किसके बारे में बताया गया है, आपका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति जी के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहीं से इन चीजों की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो कार्यपालिका, इसका चैप्टर कार्यपालिका है, इसके अंदर संसद भी संघ के भाग नंबर 5 के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। 3 चैप्टर में क्या है प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसकी लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी होंगी, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। संसद आपको पता है 79 से लेकर 122 में काम करता है। 79 की बात करें तो संसद का निर्माण है, 80 में राज्यसभा है, 81 में लोकसभा है, बाकी और आर्टिकल में अलग अलग प्रावधान है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको संसद पढ़ाऊंगा बड़े ही डिटेल में, ठीक है। चलिए भाग अध्याय 3 की बात कर, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, आर्टिकल नंबर 123, ठीक है। चैप्टर 4 क्या कह रहा है आपसे, संघ की न्यायपालिका के बारे में बात कर रहा है, 124 से लेकर 147 की बात कर रहा है। संघ की न्यायपालिका आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अध्याय 5 आपको बता रहा है कैग के बारे में, किसके बारे में बता रहा है, कैग के बारे में, सीएजी, जो कि आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक काम करता है। तो देखिए ये जो भाग 5 है ये उसके क्या है, चैप्टर है। भाग 5 के चैप्टर की बात कर लें तो ये क्या है प्यारे बच्चों, उसके 5 चैप्टर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे कि जब आप बाजार से किताब खरीद के लाते हो, बाजार से एक बुक परचेज करके लाते हो, तो सबसे पहले उस बुक की आप क्या देखते हो, विषय सूची देखते हो। क्या देखते हो प्यारे बच्चों, विषय सूची देखते हो। तो बिल्कुल आप लोगों ने सही सोचा, जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी एक तरीके से क्या है प्यारे बच्चों, संविधान की हमारे की विषय सूची है। जैसे ही आप क्या करोगे प्यारे बच्चों, जब मार्केट से किताब खरीद के ले आओगे तो वहां उसके दूसरे पेज में देखोगे कि एक साइड में आपको क्या दिखेगा, चैप्टर दिखेगा, चैप्टर 1, और उसका विषय दिखेगा कि इस चैप्टर का विषय ये है। आप कोई भी बुक मार्केट से परचेज करके लाए, वहां पर चैप्टर 1 लिख रहा है, चैप्टर 1 में लिख रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब वो प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहा है, और आपको वहां पर पेज नंबर दिख रहा है, और पेज नंबर उसका मान लीजिए 2 से लेकर 15 तक है। तो एकदम आप बिल्कुल सही समझे हो, जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे संविधान की एक तरीके से विषय सूची है। ये क्या है प्यारे बच्चों, विषय सूची है, क्योंकि आपको पता है बुक को जब हम देखते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में क्या है, तो बस यही है, ये वही है, ठीक है, ये विषय सूची ही है। आपको ये याद रखना है कि संविधान के जो फर्स्ट भाग है उसके अंतर्गत इसका ये प्रावधान है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र है। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है प्यारे बच्चों, आप आसानी से इसे याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए तो हमने बात कर ली कहां तक, तो अपना आंसर क्या होगा, 5
भाग नंबर 5 तक बात कर ली और 5 में कुछ क्या आते हैं प्यारे बच्चों, अध्याय आते हैं उसके, जिसमें अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन है, अध्याय 2 में संसद का वर्णन है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का वर्णन है, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है और आपको दिख रहा है अध्याय 5 में भारत की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब जिसे हम कैग कहते हैं उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट यहां पर बताया है, आपको मेनली इस वाले टेबल से जो याद करने हैं वो 3 और 4 ये याद करने हैं। इनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चल आगे की बात करें, देखो ट्रिक की बात करूं मैं तो ट्रिक भी बन जाती है बहुत सारी इनकी, लेकिन ट्रिक से अगर आप इन्हें याद करोगे ना प्यारे बच्चों तो जितनी जल्दी आप याद करोगे उससे ज्यादा जल्दी आप भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमें ये सारे के सारे भाग याद करने नहीं होते, हमें तो वो भाग याद करने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 से 11 ऐसे पार्ट हैं जिनका आपको पार्ट नंबर और उसका सब्जेक्ट आपको पता हो, बाकी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि 10 से 11 ऐसे हैं जिनका क्वेश्चन ज्यादातर आपसे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है कि जो 10 से 11 हैं वो कौन कौन से, वो मैं आपको बताता चल रहा हूं साथ ही साथ, ठीक है। तो देखिए भाग नंबर 6 की बात कर लें तो ये बात करता है किसकी, स्टेट्स की, राज्यों की बात करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 152 इससे संबंधित है राज्यों से, ठीक है। तो देखिए साधारण की बात करें 152 से लेकर 237 की बात करता है और आपको पता है ये जब साधारण की बात कर रहा है 237 तक प्यारे बच्चों तो इसमें पूरी बात आ गई, ठीक है। 152 से लेकर 237 पूरा राज्य की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो देखिए इसका जो चैप्टर 2 है वहां पर कार्यपालिका और 153 से 167 तक बात करती है। आपको पता है 153 में राज्यपाल का प्रावधान है, आपको पता है 153 में राज्यपाल का प्रावधान है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्य में एक राज्यपाल होगा। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस तरीके से आप केंद्र पढ़ते हो वहां राष्ट्रपति पढ़ते हो, वहां प्रधानमंत्री पढ़ते हो, वहां उपराष्ट्रपति पढ़ते हो, वहां अटॉर्नी जनरल पढ़ते हो, वहां कैग पढ़ते हो, उसी तरीके से कुछ एक चीजें सेम टू सेम हमें कहां मिलती हैं, राज्यों में भी मिलती हैं। बस बात इतनी है प्यारे बच्चों, वहां पर नाम अलग होते हैं, वहां पर आर्टिकल अलग होते हैं, राज्यों में नाम अलग होते हैं, राज्यों के आर्टिकल अलग हैं, बस। लेकिन अगर हम उन चीजों को रिलेट करके पढ़ लें तो आज तक जो आपके कंफ्यूजन है ना कि सर ये विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानमंडल, संसद, ये हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा जब मैं आपको आगे संसद और विधानमंडल दोनों चीजें पढ़ाऊंगा। क्योंकि आप अगर हम बात करें संसद की तो वो केंद्र के अंतर्गत काम करता है, बात करें हम किसकी प्यारे बच्चों, विधानमंडल की, तो वो राज्य के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। तो दोनों चीजें क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि केंद्र में राष्ट्रपति कार्य कर रहा है, केंद्र का पहला नागरिक, पहला व्यक्ति कौन है, राष्ट्रपति, और राज्य का पहला नागरिक, पहला व्यक्ति कौन है, आंसर क्या होगा आपका, राज्यपाल है, आंसर क्या होगा आपका, राज्यपाल है, ठीक है। तो ये बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारी समानताएं हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। बहुत सारी समानताएं हमें देखने को मिलती हैं केंद्र और राज्यों के अंतर्गत। इसीलिए देखो प्यारे बच्चों, भाग नंबर 5 में क्या है, संघ, और भाग 6 में क्या दे दिया, राज्यों के बारे में बात कर ली, राज्य दे दिए, ठीक है। चलिए राज्य का विधानमंडल 168, बिल्कुल 168 से 212 तक राज्य का विधानमंडल काम करता है। राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल के पास भी क्या है, विधायी लेजिस्लेटिव पावर है जो 213, ठीक है, आर्टिकल के अंतर्गत आती है। अध्याय 5 में क्या है प्यारे बच्चों, राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से लेकर 232 तक काम करते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट 124 शुरुआत, और अगर हम बात करें किसकी, ये 214, तो आपको सेम दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, देखो 2 आगे ले आओ, 1 पीछे ले जाओ, बिल्कुल आपको 4 से छेड़छाड़ी नहीं करनी, आपको केवल 12 को उल्टा करना 21, ठीक है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी और मैं आपको बताऊं अधीनस्थ न्यायालय जो भी जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, जिला न्यायालय हो गए, ठीक है,
वो कहां पर आते हैं, अधीनस्थ या फिर कह सकते हैं अपन सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। चलिए, तो ये बात हो गई किसकी प्यारे बच्चों, राज्य सरकार की या फिर कह सकते हैं राज्य की, जिसमें ये चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। राज्य के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका, साधारण के बारे में बात करेंगे, राज्य की कार्यपालिका हम पढ़ेंगे, राज्य का विधानमंडल हम पढ़ेंगे, राज्यपाल की विधायी शक्तियां हम पढ़ेंगे, राज्यों के उच्च न्यायालय हम पढ़ेंगे और अधीनस्थ न्यायालय भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, ये आपसे पूछा जाता है, यहां पर आपको 7वां जो दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान में इसे निरस्त कर दिया है, वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। ये वर्तमान में हमें संविधान के अंतर्गत देखने को नहीं मिलता। ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कौन से भाग को निरस्त किया गया है, कौन से अनुच्छेद को निरस्त किया गया है, तो आपका आंसर क्या होगा, भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया गया है और अनुच्छेद नंबर 238 को भी निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल नंबर 238, आर्टिकल नंबर 238 को निरस्त कर दिया गया है और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो भाग नंबर 7 को निरस्त कर दिया। इसका मतलब भाग नंबर 7 नहीं है, बस काउंटिंग जब हम करते हैं तो वो वहां पर काउंटिंग आती है। बस ये याद रखना कि आज की बात करें तो भाग नंबर 7 संविधान के अंदर नहीं आता, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें भाग नंबर 8 की, ये संघ राज्य क्षेत्र या फिर हम इसे कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात करता है ये। और आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर सेंटर का या फिर कह सकते हैं केंद्र का डायरेक्ट कंट्रोल होता है, सीधा नियंत्रण होता है, ठीक है। भाग नंबर 9 पंचायतों की बात करता है, आप सभी को पता है। भाग नंबर 9 की बात करें तो पंचायतों की बात करता है और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है भाग नंबर 9। हम भाग नंबर 9 पढ़ेंगे डिटेल में और ये अनुच्छेद नंबर 243 से 243 तक काम करता है, ठीक है। 243 से 243 तक काम करता है। 9 का की बात करें, नगर पालिकाओं की बात करता है, 243 ता से लेकर 243 छ तक काम करता है, ठीक है। तो ये भी चीज आपको याद करनी है। ये दोनों के दोनों हमारे लिए क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। 9 खा में क्या जोड़ा गया है, सहकारी समितियां जोड़ी गई हैं जो 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक काम करती हैं, ठीक है। 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक काम करती हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये दोनों है, ठीक है। पंचायतें भी आपको याद करनी है और आपको नगर पालिकाएं भी पता होना चाहिए कि पंचायतें किस भाग के अंदर हैं। और आंसर अगर हम बात करें कि भाई नगर पालिकाएं किस भाग के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए 9A में या फिर 9 का और 9 में क्या मिल जाएगा आपको, पंचायतें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, और इनका जो बेसिक आर्टिकल है वो क्या है, 243A, ठीक है। 243A भी इसका क्या है, जो बेसिक आर्टिकल है, ठीक है। 243, ठीक है। और 243A से फिर आगे नगर पालिकाएं क्या करती हैं प्यारे बच्चों, कार्यरत हैं या फिर कह सकते हैं अपन कार्य करती हैं, ठीक है। चलो, इतना क्लियर होगा आई होप सभी का। पंचायती राज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कैसे कैसे पंचायती राज की स्थापना हुई, कब कब हुई, ठीक है, कितने लेवल पर हुई, कौन कौन सी समिति के द्वारा करवाई गई, ठीक है, कौन कौन सी कमेटी बनी, किस कमेटी की समिति ने क्या कहा, क्या स्वरूप रखा गया, ठीक है। बलवंत राय मेहता कमेटी क्या थी, अशोक मेहता कमेटी क्या थी, लक्ष्मीवल सिंघवी कमेटी क्या थी, ये सारी कमेटियों के बारे में आपको बताऊंगा कि किस किस कमेटी ने क्या क्या प्रावधान दिए, कौन कौन सी कमेटी ने क्या क्या कहा था, ठीक है। लिच्छवीमल सिंघवी कमेटी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इतना आपका क्लियर होगा। अगर इतना क्लियर है तो फटाफट से यस लिख दीजिए कि हाँ सर इतना हमारा बिल्कुल क्लियर है, जिससे कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। बाकी इनके बारे में हम डिटेल में बिल्कुल चर्चा करेंगे जरूर। हम ये तो मैं आपको एक तरीके से विषय सूची बता रहा हूं बेटा संविधान की, ये तो क्या है, एक तरीके से विषय सूची है। और आपको पता है विषय सूची में से हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये तुम जान गए तो सिलेक्शन तुम्हारा 100% हो जाएगा।
और अगर तुमने जब एक मोटी सी किताब ले आए खरीद के, एक मोटी सी किताब ले आए खरीद के और लगे एक साइड से पढ़ने, जगह पे लगे, ठीक है, पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ये नहीं पता पढ़ना कितना है और कहां कहां से पढ़ना है, ठीक है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। तुम तो क्या कर रहे हो, ढका पे लगे हो, सीधा मतलब शुरुआत से और एंड तक पढ़ डाली किताब, मिला के कुछ नहीं, मिला के कुछ नहीं। हमें केवल वो चीजें पढ़नी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे हम पीसीएस का भी एग्जाम देने जाएं, यूपीएससी का एग्जाम देने जाएं, एसएससी के एग्जाम देने जाएं, कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएं, यूपीएसआई का एग्जाम देने जाएं, ट्रिपल एससी का एग्जाम देने जाएं, टेट का देने जाएं, सुपर टेट का देने जाएं, सब में क्वेश्चन आता है, सब जगह। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं वीडियो एक कार्य अनेक, हम ऐसा कह सकते हैं वीडियो एक कार्य अनेक, ठीक है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर करियर टाइम के आपको एक ही वीडियोस के अंतर्गत सारी के सारे एग्जाम क्वालिफाई करने की क्या मिल जाती है, ट्रिक और फॉर्मूला मिल जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो इतना समझ में आ गया, बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल 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 आ गया, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं अगला जो भाग है वो कौन सा कार्य बच्चों, भाग नंबर 10, ठीक है। भाग नंबर 10 की बात करें तो ये बात करता है अनुसूचित जाति और जनजाति, ठीक है। अनुसूचित मतलब ऐसा कह सकते हैं ट्राइबल रीजन्स की ये बात करता है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है प्यारे बच्चों, एससी एसटी, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति जो क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज हैं, क्या है प्यारे बच्चों, जो ट्राइबल एरियाज हैं उनकी बात हमसे कौन करता है, भाग नंबर 10 करता है। 244 से 244 ए कह सकते हैं या फिर का कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अगर हम बात करें संघ और राज्यों के बीच संबंध का जो पार्ट है, इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 245 से लेकर 263, 245 से लेकर 263 तक ये काम करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहेंगे ना कि ये तो पता ही होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये 11वां भाग पता ही होना चाहिए। इसका प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अंदर 2 अध्याय हम देखेंगे। एक देखेंगे इनके बीच में जो विधायी संबंध है, जो लेजिस्लेटिव संबंध है, जो विधायी मतलब होता है कानून, या कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, मतलब कानून बनाने की जो संबंध है इन दोनों के बीच में वो क्या है, और प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे इसकी लीगली या फिर लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से रिलेशंस प्यारे बच्चों, लेजिस्लेटिव रिलेशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। भाग नंबर 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और बाद, ठीक है। तो फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी क्या है प्यारे बच्चों, वित्त है हो गया, संपत्ति हो गई, समुदाय हो गई और बाद हो गई, इनके बारे में बात करेंगे। और आपको दिख रहा है 264 से 264 ए, यहाँ पर ए होगा या फिर का होगा, ठीक है, ए होगा या फिर का होगा, ठीक है। क्योंकि 300 ए की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, राइट टू प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा, 300 ए में जोड़ दिया है। जो पहले क्या हुआ करता था, हमारा मौलिक अधिकार, जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वही आज क्या है प्यारे बच्चों, तो अपना सिंपल सा आंसर क्या होगा, एक लीगल, एक कानूनी, एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है, कानूनी या फिर कह सकते हैं विधिक अधिकार है, विधि का या फिर कानून का अधिकार है। आज वो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें क्या है, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, ऋण लेना के बारे में बात करेंगे, संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और बाद के बारे में बात करेंगे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार अध्याय 4। तो यहाँ पर हमें कितने अध्याय मिलते हैं, 4। कितने अध्याय मिलते हैं प्यारे बच्चों, 4 अध्याय हमें मिलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर एडिशनल चीजें आपको दी हैं कि भाई जो भाग हैं उनके किसके कौन कौन से अध्याय हैं, वो किस किस से रिलेटेड हैं, ये चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दी है। मतलब अलग से चीजें यहाँ पर देने की कोशिश की है कि भाई उनके अंदर जो चीजें आ रही हैं उनके चैप्टर्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, अध्याय 1 में वित्त हो गया, अध्याय 2 में क्या हो गया, ऋण लेना हो गया, और संपत्ति, समुदाय, अधिकार, बाध्यताएं और बाद,
की बात करें तो ये 3 में हो गया और 4 के संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो देखिए ये तो टोटल 264 से 300 ए हो गया। वित्त की बात करें तो 264 से 291 तक बात करता है, 264 से 291 तक बात करता है। ऋण 292 293 की बात करता है। और अगर हम बात कर लें किसकी, संपत्ति समुदाय अधिकार बाध्यता और बाद की, तो वो 294 से 300 तक बात करता है। संपत्ति का अधिकार 300 ए में बात करता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ बेसिक्स आर्टिकल्स भी मैंने आपको बताए हैं, इन चीजों को भी आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। भाग नंबर 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। ये बात कर रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र जो हैं, भारत के जो राज्य हैं, जो राज्य क्षेत्र हैं, उनके भीतर जो व्यापार हो रहा है, वाणिज्य है और जो तालमेल है, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो समागम है, जो तालमेल है, वो बना के रखना। और 301 से 307 तक ये काम करता है। कितने से कितने तक है, 301 से 307 तक ये काम करता है, ठीक है। तो आई होप इतना सभी का क्लियर होगा, इतना सभी का क्लियर होगा। यहां तक आप समझ गए होंगे तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस सर इतना क्लियर है, यहां तक हम पूरी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए जिससे कि हम आगे बढ़े, अगले पार्ट पर पहुंचे, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बढ़िया चीजें हम कर रहे हैं और बहुत ही डिटेल में चीजें हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो फटाफट से बता दीजिए इतना क्लियर है सभी का। चलिए 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 चलिए, तो देखिए अब बात करेंगे अध्याय नंबर 14 की। अध्याय नंबर 14 क्या कह रहा है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखो जो भी आप, जैसे कि आप गवर्नमेंट नौकरी जो पा रहे हो आज, ठीक है, यूपीएससी हो गया अपना, ठीक है, एसपीएससी हो गया अपना, ठीक है। एसपीएससी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जितनी भी क्या है सर्विसेज हैं केंद्र और राज्यों के बीच, वो सारी की सारी कहां पर हैं। अपना आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, भाग 14 में। और ये 308 से लेकर 323 तक बात करता है, 308 से 323 तक बात करता है। यहाँ पर क्या है, सर्विसेज बताई गई हैं 308 से 314 तक। और यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों, लोक सेवा आयोग है। यहाँ पर क्या है, क्योंकि अध्याय 1 में क्या है, कौन कौन सी सेवाएं होंगी, कौन कौन सी सेवाएं होंगी, वो कहाँ है, अध्याय 1 में है, ठीक है। 308 से 314 तक है उनका आर्टिकल। और अध्याय 2 में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। अध्याय आर्टिकल नंबर 315 आप सभी को पता है, 315 से 323 में पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, या फिर कह सकते हैं यूपीएससी एंड एसपीएससी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हम कह सकते हैं, कौन कौन सी किस किस प्रकार की सर्विसेज होंगी, क्या क्या सर्विस दी जाएगी, ठीक है, वो यहाँ पर बताया गया है। 14A की बात करेंगे, अधिकरण, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइब्यूनल्स, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से इन सेवाओं का वहन करता है, इन सेवाओं को ग्रहण करता है, तो उसके बारे में 14A के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 323 का से लेकर 323 खा तक, मतलब 323A से लेकर 323B तक, ठीक है। चलिए अब आ गया भाग नंबर 15, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन हमें आता ही आता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्वाचन की बात करें प्यारे बच्चों, तो वो 324 से लेकर 329 तक काम करता है, ये का नहीं होगा, ठीक है। 324 से लेकर 329 तक काम करता है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि वो एग्जामिनर हमसे क्या पूछता है प्यारे बच्चों, इसका हमें भाग भी पता होना चाहिए, इसका हमें विषय भी पता होना चाहिए, और इसके हमें अनुच्छेद आर्टिकल्स भी पता होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये तीनों की तीनों चीजें हमें इसकी पता होनी चाहिए। इसकी तीनों चीजें, भाग भी पता हो, इसका विषय भी पता हो और इसका आर्टिकल भी पता हो, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्जामिनर आर्टिकल भी पूछ लेता है, आपसे भाग भी पूछ लेता है। तो आपको तीनों चीज पता होनी चाहिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 पर आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें संविधान का भाग नंबर 16 क्या कहता है, ये कह रहा है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, मतलब कुछ वर्गों की बात कर रहा है, ठीक है। कुछ एक जैसे कि जो शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, ठीक है, जो भी दलित लोग हो गए, या फिर अगर हम बात करें
SC OBC की बात ये कर रहा है कि कुछ ऐसे वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग हो गया और भी बहुत सारे, जिनके लिए ये कुछ क्या करता है, विशेष प्रावधान करता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस करता है। 330 से लेकर 342 तक, कब से कब तक है, 330 टू 342, 330 से 342। राजभाषा की बात करें, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 की बात कर रहा है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें प्यारे बच्चों तो 343 से लेकर 351। अब देखो यहां पर आपको दिख रहा है कि इसके चैप्टर है प्यारे बच्चों, इसके क्या है, 4 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं कि इसका जो चैप्टर 1 है, भाग 17 का अध्याय 1 संघ की भाषा की बात करता है कि जो यूनियन है उसकी भाषा क्या होगी, और वो 343 से 344 तक प्रावधान है। 343 टू 344 तक प्रोविजन है। अध्याय 2 प्रादेशिक भाषाएं की बात करता है। देखो रीजनल लैंग्वेज की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए जैसे कि आपको पता है कि भारत के अंतर्गत अगर हम बात करें, जब भारत बना तो भारत के अंदर जो 8वीं अनुसूची थी उसमें 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी बच्चों, 14 भाषाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता था, 14th लैंग्वेज थी। आज के टाइम पर हम बात करें, इसी 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई, 22 हो गई। आज 22 भाषा हैं। एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, आपका आंसर होगा 22 भाषा है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या पता है कि भारत के अंतर्गत जो राज्य आप देख रहे हैं ना, वो बने किसके आधार पर थे, भाषाओं के आधार पर। किसके आधार पर बने, लैंग्वेज के बेस पर ही राज्यों का निर्माण हुआ, लैंग्वेज के बेस पर ही क्या हुए प्यारे बच्चों, राज्य बने। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी प्यारे बच्चों, संघ की भाषा, तो संघ की भाषा क्या होगी, ठीक है। संघ की भाषा क्या होगी मतलब सेंटर की लैंग्वेज क्या होगी, जो प्रादेशिक भाषाएं मतलब जो राज्य हैं उनकी लैंग्वेज क्या होंगी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषाएं क्या होंगी, कुछ विशेष उनके लिए क्या दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक भाषाएं 345 से 347 तक आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं 348 349 में काम करती हैं, और विशेष की बात करें 350 351 तक बात करती हैं। तो यहां से हमें ये जो 3 पॉइंट हैं ये हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अध्याय 3 हो जाता है इसका, क्योंकि इसका क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये मैं आपके लिए इसलिए बनाकर लाता हूं कि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, कि आप बिल्कुल आसानी से क्या कर सके प्यारे बच्चों, अपने नोट्स तैयार कर सकें, अपने नोट्स लिख सकें, नोट्स बना सकें, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलिए अगले की बात करते हैं। अध्याय 18 क्या कहता है, आपातकाल। देखिए इमरजेंसी की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, इमरजेंसी की। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कुल कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं, कुल कितनी इमरजेंसियां होती हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। इमरजेंसी कितनी होंगी, आपातकाल कितने होते हैं, इमरजेंसी कितनी होती हैं, कुल कितने आपातकाल होते हैं, बताइए फटाफट से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है बच्चों का आंसर। चलिए तो यहां पर बात करें, मैं खुद ही बता दें कितनी आपातकाल है प्यारे बच्चों। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। कौन कौन से अपना आंसर होगा कि सर एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, इसे ही हम प्रेसिडेंशियल रूल कह देते हैं, राष्ट्रपति शासन कह देते हैं, और एक होती है सर फाइनेंशियल इमरजेंसी। एक कौन सी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। एक कौन सी होती है प्यारे बच्चों, वित्तीय आपातकाल। तो अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों आपातकाल हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ये 352 की बात करता है, 356 की बात करता है, 360 की बात करता है। और आपको ये भी याद मैं करवाऊंगा, ये भी याद होना चाहिए कि एकमात्र आपातकाल कौन सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है प्यारे बच्चों, जो अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो और आपातकाल हैं वो एकाध बार लग चुके होंगे। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने कि जो नेशनल इमरजेंसी है और स्टेट इमरजेंसी है ये कई बार लग चुके हैं। नेशनल की बात करें तो ये 3 बार लग चुकी है, स्टेट की बात करें तो इनको आपको पता लगते रहते हैं राज्यों में आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, ठीक है।
19 की बात करें, ये प्रकीर्ण की बात करता है, मिसलेनियस की बात करता है। देखो 19 क्यों बना, क्योंकि आपको पता है यार कुछ एक ऐसे भी प्रावधान थे, कुछ एक ऐसे भी पार्ट थे, ऐसी भी चीजें थी जो अलग अलग भागों में नहीं आ पाई, उनको कहां रख दिया, भाग नंबर 19 में रख दिया। मिसलेनियस से हम कहते हैं मिश्रित या फिर मिश्रण भी कह सकते हैं। 361 से 367 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना है, ये भी आपसे पूछा जाता है कभी कभी। ये तीनों के तीनों आपको याद करने हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया आपको पता है, केवल और केवल अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन है, तो आपको ये जानना जरूरी होगा कि संविधान संशोधन क्या होता है, कैसे कैसे किए जाते हैं। तो ये सारी चीज मैं आपको बताऊंगा, कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कैसे कैसे आते हैं। जैसे आपको पता है संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं लाई जाती। संविधान में अगर संशोधन करना है, मतलब कोई भी ऐसा प्रावधान जो संविधान के अंतर्गत नहीं है, या फिर जो प्रावधान संविधान के अंदर है तो सही लेकिन उसमें बदलाव करना, उसमें अपडेट करना है, उसमें अपडेट करना है, तो अगर अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इसीलिए प्रावधान किया गया किसका, संविधान में संशोधन करने का। और देखिए भारत के संविधान में संशोधन करना ना तो ज्यादा कठिन है और ना तो ज्यादा सरल है, नॉर्मल मीडियम है, ठीक है। जैसे अमेरिका की बात कर लें, अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बड़ी टेढ़ी खीर है। अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि आपको पता है भारत की बात करें तो भारत के संविधान के अंतर्गत आज की बात करें तो 128 के आसपास क्या हो चुके हैं, कुल संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से पास की बात करें तो वो अलग चीज है, ठीक है। पास कम हुए हैं, संशोधन ज्यादा हुए हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है अमेरिका की बात कर लें तो आज तक अमेरिका केवल और केवल अपने संविधान में 28 के आसपास ही क्या कर पाया है, संशोधन कर 28 ही अमेंडमेंट कर पाया है। आप देखो भारत ने दुनिया भर के कर दिए, भारत ने तो कई गुना कर दिए और अमेरिका भी बहुत कम कर पाया, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत में संविधान संशोधन करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर हम यही ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन में बहुत आसान है, ब्रिटेन में बहुत आसान है, बहुत आसान जिसे हम कहते हैं ना वही है, ठीक है। तो यहाँ पर 368 आपको याद रखना है। यहाँ पर 21 की बात कर, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, टेम्परेरी चीजें जो होंगी, ठीक है। 369 से 392 के प्रावधान है। और 22 संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद नंबर 393 से 395। तो भैया ये तो हो गए आपके 22 के 22 भाग, ये तो क्या हो गए भैया आपके 22 के 22 भाग हो गए। और 22 के 22 भाग मैंने आपको बताए, पूरी की पूरी टेबल मैंने आपको बताई, ठीक है, पूरी टेबल मैंने आपको बताई। और ये टेबल आपको, इस टेबल में से कुछ एक ही चीजें याद कर रही हैं, जैसे कि मैं आपको अभी पूरा बता देता हूं फर्स्ट से ही। तो देखो आपको क्या क्या याद करना है, आपको भाग नंबर 3 याद करना है, भाग नंबर 4 ए याद करना है बच्चों, ठीक है, भाग नंबर 4 ए याद करना है, ठीक है, भाग नंबर 7, भाग नंबर 9 और 9 ए याद करना है, ठीक है। चलो और मैं बताता हूं आपको मेन। उसके बाद अगर हम बात कर लें और आपको क्या याद करना है, बिल्कुल, तो देखिए भाग नंबर 11 याद करना है, भाग नंबर 12 आपको याद करना है, ठीक है, भाग नंबर 14 आपको याद करना है, 15 आपको याद करना है, 17 आपको याद करना है। 17 के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि 17 का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 18, 19 और 20 आपको याद करना है। 21, 22 की बात करें तो ये अपने आप ही याद रह जाएंगे, ये 22 याद कर लेना, 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट कौन सा है 22, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, अपनी आज की क्लास हो गई, ये तो क्या हो गया अपनी आज की क्लास हुई। तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे आगे जो हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों वो अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में आपको पता है हम क्या पढ़ेंगे, अनुसूचियां पढ़ेंगे, ठीक है। अनुसूचियां कौन कौन सी जुड़ी हैं वो सारी चीज पढ़ेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर हम पहुंचेंगे सीधे ही प्रियम्बल प्रस्तावना पर। फिर हम इन भागों के बारे में डिस्कस करना शुरू करेंगे, फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट आप पढ़ोगे। तो ये समझ लो ऐसी पॉलिटी बना दूंगा मैं आप लोगों की कि आपको दोबारा कभी भी कहीं से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस
आज के लिए हम इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू क्लास।